अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग डिसीजन मेकिंग पढ़ने वाले हैं और ये बेसिकली थ्योरी पार्ट है इसका। समझेंगे कि इसमें किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, उसको सही अप्रोच क्या होनी चाहिए उस क्वेश्चंस को करने की। इन सभी बातों पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। Disclaimer: The images, text, and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the content immediately. Please note that parts of the content may have been generated using generated AI, which is experimental. Thank you. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस को पढ़ने वाले हैं। अब बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है? ट्रेंड एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर विद इन अ चैप्टर। मतलब कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं डिसीजन मेकिंग की, तो एग्जाम नेम एंड एग्जाम कंडक्टेड ईयर, जैसे एसएससी एमटीएस 2023 में जो एग्जाम हुआ टायर फर्स्ट का, उसमें क्वेश्चंस जो ज्यादा पूछे गए वो एलिजिबिलिटी टेस्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट से कम पूछे गए हैं। ये मैक्सिमम टू मिनिमम टाइम्स दिया हुआ है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिकली डिसीजन मेकिंग। पहली है एलिजिबिलिटी टेस्ट वाली, दूसरी है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट वाली। आफ्टर दैट एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11th की बात करूं तो एसआरटी से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं और एलिजिबिलिटी टेस्ट से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। आफ्टर दैट एसएससी एमटीएस 2022 की बात करूं तो एलिजिबिलिटी टेस्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एसआरटी जिसे हम कहते हैं उससे कम क्वेश्चन पूछे गए। आफ्टर दैट एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 10th की बात करूं तो एसआरटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट से ज्यादा है और एलिजिबिलिटी टेस्ट से कम पूछे गए। तो इस तरीके से यहां पर क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है कि ज्यादा कहां से पूछे जा रहे हैं और कम कहां से आ रहे हैं। अब इस पूरे एनालिसिस को देखने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको अच्छे से पढ़ना है और इसी के साथ साथ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को भी अच्छे से पढ़ना है। दोनों ही चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि एलिजिबिलिटी टेस्ट के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के भी क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दोनों ही अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे ट्रेंड एनालिसिस से जो इसका निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है। नाउ सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आखिरकार होता क्या है? Decision making is a process in which a final decision is taken by analyzing the given information. In decision making questions, some conditions are given. Candidates need to analyze the given condition and then decide the suitable decision from the given options. Different type of questions covered in this chapter are as follows. बेसिकली डिसीजन मेकिंग में होता क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है चैप्टर के, डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन का मतलब हो गया आपका निर्णय और मेकिंग का मतलब होता है बनाना, आपका निर्णय बनाना या अपना निर्णय देना किसी भी मैटर के अंदर। कोई भी मैटर है, कोई भी सिचुएशन है, आपको बताई गई कि यहां पर ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब आपका वहां पर ओपिनियन क्या है, आपका डिसीजन क्या होगा। तो डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जो कि फाइनल डिसीजन देना होता है। इसमें इज टेकन बाय एनालाइजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उनको एनालाइज करते हुए क्वेश्चन का आंसर करना होता है। इन डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस के अंदर सम कंडीशंस आर गिवन, कुछ कंडीशंस आपको दी जाती हैं। कैंडिडेट्स नीड टू एनालाइज द गिवन कंडीशन, आपको उन कंडीशन को एनालाइज करना होता है एंड देन डिसाइड द सुटेबल डिसीजन, और फिर उसके बाद सुटेबल डिसीजन लेना होता है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बेसिस पर। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको यहां पर समझाए गए हैं इस सिचुएशन को समझने के लिए, इस तरीके के सवालों को करने के लिए।
तो सबसे पहले यहां पर जो है वो है 23.1, दैट इज टाइप फर्स्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एसआरटी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो दो तरीके की डिसीजन मेकिंग आपको पता ही है, दो तरीके की थी, एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट वाली और दूसरी है एलिजिबिलिटी टेस्ट वाली। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस को। अब इसमें क्या होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एसआरटी, you are given a situation and it is asked to choose a suitable reaction. For solving these questions, first of all, try to analyze the demand of the situation. Depending upon the need, try to analyze the pros and cons of each alternatives and then choose that alternative which solves the problem and the purpose without any negative effects. करना क्या होता है कि आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के अंदर कुछ एक सिचुएशन दी जाती है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका वहां पर रिएक्शन क्या होगा, आपका वहां पर डिसीजन क्या होगा, वो आपको अपना डिसीजन बताना होता है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम पर सिचुएशन की डिमांड को एनालाइज करते हुए चलना है कि सिचुएशन क्या है, क्या हम वहां पर कोई डिफिकल्ट एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, काफी हार्श एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, सिचुएशन बहुत छोटी सी है लेकिन एक्शन बहुत बड़ा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट है, बहुत ज्यादा बेकार है और डिसीजन हम लोग बहुत हल्का ले रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। जिस तरीके की सिचुएशन है उसी तरीके का हमारा रिएक्शन भी वहां पर होना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द नीड, वहां की नीड के अकॉर्डिंग ट्राई टू एनालाइज द प्रोज एंड कॉन्स, इसके प्रोज एंड कॉन्स को भी आपको समझना है, इसके प्लस और माइनस को भी समझना है जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो डिसीजन दिया उससे कुछ आपने सोच के दिया कि भाई इससे कुछ फायदा होगा, बल्कि उल्टा उससे कुछ नुकसान ही हो रहा है, उस सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ रही है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। एंड देन चूज द ऑल्टरनेटिव, और फिर जो नीचे ऑल्टरनेटिव्स आपको दिए गए हैं, जो नीचे ऑप्शंस के तौर पे आपको वो चूज करने, विच सॉल्व द प्रॉब्लम एंड पर्पस विदाउट एनी नेगेटिव इफेक्ट, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए और इसके बेसिस पर आपको उसे सॉल्व करना है। While attempting SRT problems, following points should be kept in mind. जब आप SRT की प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व करते हैं तो कुछ चीजों को आपको अपने कीप इन माइंड में रखना है, अपने दिमाग के अंदर रखना है। वो क्या है वो समझिए। सबसे पहला है कि ग्रास्प द essential of the situation before you react, that is understand the situation. सबसे पहले आपको सिचुएशन को अच्छी तरीके से ग्रास्प कर ले, अच्छी तरीके से समझ लेना है, क्योंकि जब तक आपको सिचुएशन समझ में नहीं आएगी तब तक आप अपना रिएक्शन या कोई भी डिसीजन आप नहीं दे सकते हैं। आफ्टर दैट, डोंट बी वैग इन योर रिएक्शन। आपको अपने रिएक्शन, जो भी आप रिएक्शन ले रहे हैं, जो भी आप उसमें डिसीजन ले रहे हैं, वो बहुत ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हार्श हो या डिफिकल्ट हो या किसी के प्रति वो बेकार सद्भावना रखता हो, इस तरीके का कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। द कैंडिडेट शुड यूज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हुए क्वेश्चन का आंसर करना है। द रिएक्शन टू द गिवन सिचुएशन शुड बी आइडियल, जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से जो भी आप रिएक्शन दे रहे हो वो बहुत ही आइडियल कंडीशन का होना चाहिए। द रिएक्शन टू द सिचुएशन शुड बी बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी भी सिचुएशन का अगर आप रिएक्शन दे रहे हैं वही बेस्ट वे है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। द रिएक्शन टू द सिचुएशन शुड बी मॉरली करेक्ट। जो भी आप सिचुएशन, जो भी रिएक्शन दे रहे हैं किसी भी सिचुएशन का, वो मॉरली बेसिकली करेक्ट होना चाहिए। द रिएक्शन टू द सिचुएशन शुड बी एन इमीडिएट एक्शन टू द प्रॉब्लम। जो भी आप रिएक्शन दे रहे हैं किसी भी सिचुएशन का, वो एक्शन जो होना चाहिए इमीडिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आज है, रिएक्शन आप दे रहे हैं उसके 4 दिन बाद में, या आप ये कह रहे हैं कि इस चीज को जो ये हमने एक्शन लिया है और इसको आप अप्लाई करिए 1 हफ्ते के बाद में। नहीं, सिचुएशन अगर वर्स्ट है, डिफिकल्ट है, तो इमीडिएट इफेक्ट से वो काम होना चाहिए। आफ्टर दैट, द रिएक्शन टू द
सिचुएशन शुड बी पॉजिटिव। जो भी सिचुएशन आप रिएक्शन कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए। द डिसीजन रिएक्शन शुड बी रिस्पॉन्सिबल वन। जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं या जो भी रिएक्शन है, शुड बी रिस्पॉन्सिबल वन, वो क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखते हुए ही हमेशा क्वेश्चन को करना होता है। नाउ मूविंग टू द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि यू आर मूविंग अक्रॉस द रोड। आप क्या कर रहे हैं? एक रोड को क्रॉस कर रहे हैं ऑन अ स्कूटर। स्कूटर पे when you observe that two boys on a bike snatch a lady's gold chain and side away। जब आप स्कूटर से किसी रोड को क्रॉस कर रहे थे, आपने देखा कि दो लड़के आए बाइक से और एक लेडी कोई होगी और उस लेडी की जो चेन है उसको स्नैच करके, खींच करके और उसके बाद भागने की कोशिश कर रहे हैं या भाग रहे हैं। ठीक है, यू वुड। अब यहां पर आप क्या डिसीजन लेंगे? सिचुएशन आपको बता दी गई कि ये सिचुएशन है। अब यहां पर आप क्या डिसीजन लेंगे? ये आपको ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब जो पीछे कंडीशंस बताई गई थी, उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए इन चारों ऑप्शंस में से कोई सा एक ऑप्शन आपको चूज करना है। सबसे पहला है कंसोल द वुमेन। दूसरा है चेज द बॉय टू कैच होल्ड ऑफ देम। तीसरा है इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द मैटर। और फोर्थ है स्टैंड एंड सी व्हाट हैपेंस। कंसोल द वुमेन हो गया कि सबसे पहले आप वुमेन को जाकर के देखेंगे, उसे कोई परेशानी तो नहीं है, क्या है क्या नहीं। दूसरा है चेज द बॉयज टू कैच एंड होल्ड देम। आप लड़कों के पीछे जाएंगे और उनको कैच, पकड़ने की कोशिश करेंगे। तीसरा है इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द मैटर। आप इस मैटर को पुलिस को बताएंगे। और चौथा है स्टैंड एंड सी व्हाट हैपेंस। आप वहीं पर ही खड़े हो जाएंगे और देखेंगे जो भी चल रहा है वहां पर, उस सिचुएशन को देखते रहेंगे। ये चार आपको कंडीशंस दी गई हैं। अब आपको ये देखना है कि इसके लिए सही रिएक्शन क्या होना चाहिए। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। In this situation, you should chase the boys to catch hold of them. The best answer is B. यहां पर बेस्ट जो सबसे तरीका और जो प्राइमरी है वो यही है कि आप उन लड़कों को जाकर के पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म करने चले गए तो पता चली तब तक तो वो लड़के भाग जाएंगे कहीं पर भी। आप वहीं पर खड़े रहें और सिचुएशन को देखें, ये चीज भी गलत है। आप वुमेन को पास जा रहे हैं और उसको देख रहे हैं आप ठीक है कि नहीं है, पता चली वो तो ठीक है एकदम, उसके चेन तो चली ही गई है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है बी अप्रोच, कि आप बी एक्शन को लेना पसंद करेंगे। ये चीज है। नाउ मूविंग टू द एग्जांपल नंबर 2। यू आर पासिंग बाय अ रिवर। आप एक रिवर के पास से पास हो रहे हैं एंड यू नो स्विमिंग, सडनली यू हियर द क्राई ऑफ अ ड्राउनिंग चाइल्ड। आप एक नदी के पास से गुजर रहे थे और आपको स्विमिंग आती है अच्छे तरीके से। आपने देखा एक बच्चा डूबता हुआ रो रहा है, रोने की आपके पास आवाज आई। यू वुड। अब आप यहां पर क्या करेंगे? ये 4 सिचुएशंस आपको दी गई। पहला है वेट टू सी इफ सम अदर पर्सन इज देयर टू हेल्प। आप पहले इंतजार करेंगे कि हो सकता है कोई अदर पर्सन आ रहा हो उसकी हेल्प करने के लिए। दूसरा है डाइव इनटू द रिवर टू सेव हिम। आप नदी में छलांग लगा देंगे उस बच्चे को बचाने के लिए। तीसरा है लुक फॉर प्रोफेशनल डाइवर्स। आप किसी प्रोफेशनल डाइवर्स का वेट करेंगे या देखेंगे उसे। तीसरा है देन आफ्टर कंसोल द चाइल्ड पेरेंट। आप चाइल्ड पेरेंट्स को जाकर के कंसोल करेंगे, उन्हें बताएंगे या उन्हें बताएंगे वहां की सिचुएशन के बारे में, ये सब करेंगे। अब आप यहां पर क्या डिसीजन लेना पसंद करेंगे? Now look into the solution of the question. Option B is correct answer. The situation demands immediate action. Situation क्या डिमांड कर रही है? Situation डिमांड कर रही है immediate action, कि भाई सडनली एक्शन होना चाहिए इस चीज पर। बच्चा डूब जाएगा तो फिर इन सब चीजों का फायदा ही क्या रह जाएगा? इमीडिएट एक्शन यही कहता है कि आपको सीधे उस बच्चे को बचाना है और आपको स्विमिंग आती है तो सीधे आप पानी में कूद जाइए। एज यू नो स्विमिंग, यू मस्ट हैव टू डाइव इनटू द रिवर फॉर सेविंग द चाइल्ड।
विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के, फॉर वेटिंग समवन एल्स टू कम फॉर हेल्प, और इस बात का तो इंतजार बिल्कुल ना करें कि हम वेट कर लेते हैं, थोड़ी देर में कोई आ रहा होगा। आप जब तक वेट करेंगे तब तक वो बच्चा डूब चुका होगा। तो इसीलिए बेस्ट यहां पर रिएक्शन जो है वो है बी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। सपोज वन ऑफ योर फ्रेंड्स ड्रॉप योर कैमरा वाइल हैंडलिंग इट केयरलेसली। सपोज दैट आप और आपका फ्रेंड कहीं पर घूमने जाते हैं और उन्होंने क्या किया, आपके फ्रेंड ने कैमरा जो है वो ड्रॉप कर दिया, मतलब गिरा दिया। वाइल हैंडलिंग इट केयरलेसली, उसको पकड़ रहा था और उसकी वजह से वो गिर गया। यू वुड, अब यहां पर आप क्या करेंगे? आपका कैमरा गिरा दिया आपके दोस्त ने। सबसे पहला है, आस्क हिम टू बाय अ न्यू कैमरा एंड रिप्लेस इट। आप उससे बोलेंगे कि एक काम करो, मेरे को एक नया कैमरा ला करके दो। दूसरा, नेवर कीप एनी कनेक्शन विद हिम। आप उससे कनेक्शन तोड़ देंगे उसी वक्त और कभी उससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। तीसरा, बी वेरी मच अनॉयड। आप इस बात को नजरअंदाज कर देंगे, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तोड़ दिया तोड़ दिया। और डी क्या है, टेल हिम टू बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग सच डेलिकेट थिंग्स। आप उसे ये सलाह देंगे, उसे बोलेंगे कि भाई जब ऐसी चीजों को जब आप यूज करते हैं या ऐसी चीजों को पकड़ते हैं तो उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक केयरफुल तरीके से हैंडल करना चाहिए। अब यहां पर आप क्या एक्शन लेना पसंद करेंगे? नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इन दिस सिचुएशन यू हैव टू पोलाइट। आपको ऐसी सिचुएशन में पोलाइट रहना है। क्यों? कि माना उसके केयरलेसनेस की वजह से ये हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि उसकी वजह से आप उससे रिश्ता खत्म कर दें या उससे ये बोलें कि अब मुझे नया कैमरा ला करके दो। हो सकता है इतनी सिचुएशन उसके पास है, इतने पैसे हैं कि नहीं है कि वो आपको इतनी महंगी चीज ला करके दे। और ये भी नहीं है कि इस बात को आप बिल्कुल नजरअंदाज कर दें, ठीक है तोड़ दिया तोड़ दिया। अब ऐसे अगर रहेगा तो आगे भी कोई और चीजें और महंगी चीजें वो तोड़ने की गलती कर सकता है। तो इसीलिए यू हैव टू पोलाइट, पोलाइट तो रहना है विद योर फ्रेंड, बट ऑल्सो यू मेक हिम अंडरस्टैंड। लेकिन आपको उसे समझाना भी है कि देखो भाई आपने ये गलती करी है और इस चीज का आपको आगे से ध्यान रखना है, एंड दैट दीज डेलिकेट थिंग्स मस्ट बी हैंडल केयरफुली। आपको उसे प्यार से समझा देना है, पोलाइटली समझा देना है कि भाई ऐसे करके इसका आगे से ध्यान रखना, इस तरीके की चीजों का उसको आराम से केयरफुल तरीके से पकड़ा करो। सो यहां पर बेस्ट सिचुएशन जो है ऑप्शन डी पर है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। आफ्टर अ परचेज द शॉपकीपर रिटर्न्स 100 रुपीज एक्स्ट्रा टू यू। आप एक शॉपकीपर गए, काफी बार ऐसा होता है कि आप किसी शॉपकीपर गए और उसने गलती से भूलवश काउंटिंग में गलती करके 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे कर दिए। ठीक, रिटर्न करने थे मान लीजिए 200 रुपीज, कर दिए उसने 300 रुपीज। ठीक है, नाउ यू विल, अब आप यहां पर क्या करेंगे? ट्रीट योर फ्रेंड्स टू अ लंच। आप अपने जो बचे हुए जो 100 रुपए आपको मिले हैं उससे आप अपने दोस्तों को पार्टी देंगे। दूसरा, ऑफर 20 रुपीज टू अ टेम्पल एंड प्रे फॉर मोर सच इंस्टेंस। आप 20 रुपए टेम्पल में जाकर के चढ़ाएंगे और वहां जाकर के प्रे करेंगे कि ऐसे जो ये मैटर हैं ये और भी मेरी जिंदगी में बार बार होते रहे। सी है, होप ही विल गिव अनदर 100 रुपीज एक्स्ट्रा। आप ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं कि ये आज इसने दिए हैं, कल ये फिर दोबारा से 100 रुपए दे, ऐसी उम्मीद जगा सकते हैं अपने अंदर। और डी है, रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द शॉपकीपर। आप 100 रुपए उसको एक्स्ट्रा वाले रिटर्न करते हैं। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एज द एक्स्ट्रा मनी विच द शॉपकीपर हैज गिवन टू यू डज नॉट बिलोंग टू यू। जो 100 रुपए शॉपकीपर ने एक्स्ट्रा आपको पे करे हैं वो आपके तो नहीं है, वो आपको उसने गलतीवश एक्स्ट्रा उसने पे कर दिया है। देयरफॉर यू मस्ट रिटर्न इट टू द शॉपकीपर। आपको शॉपकीपर को वो पैसा रिटर्न करना चाहिए। और बाकी इससे ऊपर जितने भी
जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो भी ऊपर सिचुएशंस दी गई, वो सब गलत है। ये नहीं है कि 100 रुपए आ गए, आपने दोस्तों को पार्टी दे दी। आपने उसका एक काम किया, 20 रुपए मंदिर में चढ़ा करके और सोचा कि ऐसा और होता रहे, आगे होता रहे। आप ऐसी उम्मीद लगा करके बैठ जाएं ऐसा आए दिन होता रहे, या उसकी जाना, आप उसकी शॉपकीपर के ऊपर जाना बार बार शुरू कर दें, कि हो सकता है फिर दोबारा से ऐसी गलती हो। तो ये सब गलती सिचुएशंस जो हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं गलत हैं। डी इसके लिए बिल्कुल ठीक है कि एक्स्ट्रा मनी आपको रिटर्न कर देनी चाहिए, और इससे एक भरोसा भी बनता है। अब नेक्स्ट टाइम वो आपको याद रखेगा कि ये बच्चा बहुत ईमानदार है, ये मुझे पैसे वापस करके गया था। तो कभी आपको बोरो भी करना पड़ा ना, वहां से आपके पास पैसे नहीं है, कुछ चीज लेनी पड़े, तो तब भी वो आपको दे देगा, क्योंकि वो जानता है कि आपकी जो फितरत है, वो आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आप लॉयल पर्सन है ना? ये चीज है। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। Your classmate, who is usually very energetic and happy all the time, looks very down and upset. आपका एक कोई क्लासमेट है जो यूजुअली बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक रहता है और हैप्पी रहता है ऑल द टाइम, लुक्स लाइक वेरी डाउन एंड अपसेट, और इस वक्त वो बहुत ज्यादा डाउन है और बहुत ज्यादा अपसेट है। यू, अब यहां पर आप क्या करेंगे? सबसे पहले कैरी ऑन विद योर वर्क, आप अपने काम में मशगूल रहेंगे, आप अपना काम करेंगे। बी है टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू गो एंड टॉक टू हर, आप अपने किसी एक दोस्त को बोलेंगे कि जाओ जाकर के उससे बात करो। तीसरा क्या है? गो अप टू हर एंड आस्क द रीजन, आप उसके पास डायरेक्टली जाएं और उससे जाकर के रीजन पूछें। और डी है कि वेट फॉर हर टू कम अप एंड टेल यू द रीजन, आप वेट, तीसरा चौथा सिचुएशन बताई गई है कि आप वेट करें और इंतजार करें कि जब वो आपके पास आएगी तब वो आपको अपनी सिचुएशन या अपना रीजन बताएगी। ये 4 ABCD आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। नाउ मूविंग टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एज यू नो दैट योर क्लासमेट यूजुअली रिमेन्स हैप्पी एंड एनर्जेटिक, जैसे कि आपको पता है कि आपका क्लासमेट जो है वो बहुत ही हैप्पी रहता है, एनर्जेटिक रहता है हमेशा। यू हैव टू गो टू हर, आपको उसके पास में जाना चाहिए, एंड आस्क अबाउट द रीजन फॉर हर बीइंग अपसेट, और आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो जो है वो अपसेट क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये चीज है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। व्हेन यू सी अ ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द रोड, आपने एक ब्लाइंड व्यक्ति को, जिसकी दृष्टि नहीं है, उसको एक रोड को क्रॉस करते हुए देखा। यू, अब आप यहां पर क्या करेंगे? वेट टिल ही क्रॉस द रोड, आप वेट करेंगे जब तक वो रोड क्रॉस ना कर दे। बी आस्क समवन टू हेल्प हिम, आप बोलेंगे किसी व्यक्ति को कि इसकी कोई हेल्प कर दे। सी गो एंड हेल्प हिम, आप जाएंगे और उस व्यक्ति की हेल्प करेंगे। और डी बोला गया है इग्नोर एंड मूव ऑन, आप उसे इग्नोर करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हेयर यू मस्ट हैव टू शो योर ह्यूमैनिटी, आपको यहां पर अपनी ह्यूमैनिटी को दिखाना है। बाय हेल्पिंग द ब्लाइंड मैन है, और ह्यूमैनिटी को कैसे दिखाएंगे? किसी एक दृष्टि बाधित व्यक्ति की मदद करते हुए, ब्लाइंड मैन की व्यक्ति की मदद करते हुए। इन क्रॉसिंग द रोड, रोड जब वो क्रॉस कर रहा है उसकी मदद करके आप ह्यूमैनिटी को कहीं ना कहीं यहां पर शो करेंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7। You have been transferred to a new department. You find that most of the staff members criticize one another. आपका क्या हुआ? अभी हाल फिलहाल में ही कहीं पर एक न्यू डिपार्टमेंट में आपका ट्रांसफर हुआ है, और आपने ये वहां जाकर के एज्यूम किया कि वहां के जो स्टाफ मेंबर हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे को, आलोचना करते हैं एक दूसरे की। नाउ यू शुड, अब यहां पर आप क्या करेंगे? पहला है ट्राई टू नो द वीकनेस ऑफ स्टाफ मेंबर, सबसे पहला है कि आप कोशिश करेंगे स्टाफ मेंबर्स की वीकनेस का पता करने के लिए कि क्यों इनकी आलोचना हो रही है। दूसरा,
होल्ड अ मीटिंग एंड ट्राई टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। आप एक मीटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे, उस मीटिंग का एजेंडा जो रहेगा वो ये रहेगा कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसको अच्छा बनाया जा सके। तीसरा है ओवरलुक द मैटर, आप मैटर को ओवरलुक कर देंगे। और डी ऑप्शन है कंप्लेन टू द हायर अथॉरिटीज, आप इस मैटर को, जो भी ये है, उसको आप हायर अथॉरिटीज के पास में कंप्लेंट करेंगे। ये चीज। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हियर ऑप्शन ए डज नॉट सर्व द पर्पस। ए के अंदर कोई पर्पस नहीं आ रहा है निकल के क्लियर कि इससे कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी shows your negligence, that you are not interested in maintaining healthy working environment in your department. सी ऑप्शन ये दिखाता है कि ओवरलुक करने आपने उसको अवॉइड कर दिया, नल एंड अवॉइड कर दिया, बिल्कुल नेग्लिजेंस कर दिया उस मैटर को, और आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि वहां के एनवायरनमेंट को आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाए, अपने ऑफिस का, डिपार्टमेंट का अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ऐसा आपको कुछ जरूरत ही महसूस नहीं होती है। डी क्यों गलत है? शोज योर इनएबिलिटी टू टैकल द प्रॉब्लम। हायर अथॉरिटीज को बताना ये दिखाता है कि आपके अंदर कोई एबिलिटी ही नहीं है। भाई आपको उस डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया गया तो इसीलिए तो किया गया कि भाई वहां की सिचुएशंस आप देखें, वहां की प्रॉब्लम्स आप देखें, है ना, उसको सॉर्ट आउट करें। अब ये थोड़ी नहीं कि आप हर चीज को आप ऊपर पहुंचाएंगे, है ना, तो ये चीज भी नहीं है, इनएबिलिटी शो होती है इससे। सो इन दिस केस ऑप्शन बी इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। तो इसके लिए बी जो है वो बिल्कुल बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप एक मीटिंग रखें और मीटिंग में ये बात करें कि भाई आखिरकार बताइए क्या परेशानी है आप सभी लोगों के साथ में, और कैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को एक हेल्दी एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं दे सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अच्छा बना सकते हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8। Your classmate who got you in a fix recently with a teacher has met with an ancient. हुआ क्या है एक्सीडेंट? देखिए एक बात समझिए कि एक मैटर हुआ इसके अंदर कि आपका क्लासमेट जो है उसने क्या किया था कि अभी एक कोई सिचुएशन इस तरीके की हुई थी जिससे कि हु गॉट यू इन अ फिक्स रिसेंटली विद अ टीचर, एक कोई सिचुएशन इस तरीके की हुई थी हाल फिलहाल में ही जिससे कि आपके टीचर ने आपको डांटा था, ठीक है ना, या उससे आपकी कुछ बात जाकर के बोल दी थी, है ना, तो जिससे कि आपका और आपके टीचर का कुछ ना कुछ मनमुटाव हुआ था, है ना, ऐसा आपके फ्रेंड ने हरकत करी थी, आपके क्लासमेट ने। अब उसी फ्रेंड के साथ में क्या हुआ कि हैज मेट विद एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया है या किसी इंसिडेंट में वो फंस गया है, किसी सिचुएशन में फंस गया है। नाउ यू, अब आप यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहला है फील दैट गॉड टॉट हिम हर अ लेसन। आप ये फील करेंगे कि हाँ भगवान ने इसको लेसन पढ़ाया है, मतलब इसको सही वो दी है कि हाँ ठीक है, अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा, ऐसा आप फील करेंगे। बी है कैरी ऑन विद लाइफ अनअफेक्टेड, आप अपनी लाइफ के ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं डालेंगे और अपनी कैरी ऑन, जैसे आपकी लाइफ चल रही है आप बिल्कुल एज यूजुअल चलेंगे। सी है टेल अदर्स दैट दिस इज द वे वन सफर एंड फॉर मेकिंग अदर्स सफर, आप अदर्स को ये सलाह देंगे या अदर्स को जाकर के बताएंगे कि देखिए अगर आप टेल अदर्स दैट दिस इज द वे वन सफर, ऐसे ही होता है जब कोई किसी के साथ में गलत करता है तो ऐसे ही ये व्यक्ति भी सफर कर रहा है, ये बात जाकर के दूसरों को आप लोग बताएंगे। और चौथा है डिसाइड टू विजिट हिम हर इन अ हॉस्पिटल, मतलब कि आप उस व्यक्ति से, अपने क्लासमेट से विजिट करेंगे उसके घर पर या हॉस्पिटल में जहां पर भी है वो, उस जगह पर। ये चीज है। अब यहां पर आप क्या डिसीजन लेना पसंद करेंगे? हियर द सॉल्यूशन इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इन द गिवन सिचुएशन यू मस्ट हैव टू शो ह्यूमैनिटी,
आपको यहां पर ह्यूमैनिटी को शो करना है इस सिचुएशन के अंदर, बट नॉट रिवेंज ऑन मॉरल ग्राउंड, लेकिन मॉरल ग्राउंड्स पर रिवेंज भी नहीं दिखानी है। सो हियर द बेस्ट एक्शन इज टू विजिट हिम हर इन द हॉस्पिटल। तो यहां पर बेस्ट एक्शन जो है वो यही है कि आप उससे हॉस्पिटल में मिलने जाएं, तो उसे भी बड़ा अच्छा लगेगा। वो सोचेगा कि मैंने तो इसके साथ में इतना गलत किया था और ये देखिए मुझसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए आए हैं। तो इसीलिए ये सिचुएशन इसके लिए सबसे बेस्ट है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब यहां पर टाइप 2 आ रहा है 23.2, दैट इज टाइप 2 एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है समझिए। In these type of questions, a set of necessary conditions and qualifications required to be fulfilled by the candidate for a certain vacancy in job, promotion, admission in a college, along with the biodata of certain candidates who have applied for the same is given. You are required to evaluate and assess a candidate eligibility and thereby decide upon the appropriate course of action to be taken from among the given alternatives. Let us consider following example to understand the format of questions asked and basic step involved in solving these questions. एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि आपको, जैसे सपोज दैट आप एक कंपनी के अंदर एचआर है, तो आपको आपके बॉस ने बोला कि हमें ये कोई भी एक्स पर्सन हमें जॉब के लिए रखना है, कोई एक टाइपराइटर रखना है, कोई एक स्टेनोग्राफर रखना है, तो उसके लिए आपको उसने कंडीशन बता दी कि उसके पास एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसकी एज इतनी होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, उसको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, उसको टाइपिंग आनी चाहिए। आपने ये सब चीजें उसको बता दी। अब क्या होगा कि लोग जब वहां पर अप्लाई करेंगे, उसने जॉब का नोटिफिकेशन निकाल दिया, जब जॉब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद के प्रोसीजर को यहाँ पर बताया जाता है। जैसे किसी ने अप्लाई किया, अब वहां पर आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास किसी का बायोडेटा आया और आपको पहले से पता है कि ये हमें रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके बायोडेटा को रखते हुए सामने और उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको ये डिसाइड करना है कि इस बायोडेटा के साथ में क्या करना है। जो भी सिचुएशन दी जाएगी, सेलेक्ट करना है, नॉट सेलेक्ट करना है, किसी और के लिए उसको ट्रांसफर करना है, ये सब बातें वहां पर बताई जाती हैं। इसीलिए इसका चैप्टर का नाम रखा गया एलिजिबिलिटी टेस्ट। एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब हो गया कि आपकी क्षमता, एलिजिबिलिटी जो है उसका परीक्षण करना, ये चीज है। नाउ सबसे पहले यहां पर डायरेक्शंस दिए गए थे, उसको पढ़ते हैं। बोला गया था, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इंफॉर्मेशन को पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन नीचे पूछे गए हैं उसका आंसर करना है। फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर सेलेक्टिंग मार्केटिंग मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशंस पर हमें किसी भी कैंडिडेट को चूज करना है। द कैंडिडेट मस्ट, अब वहां पर कुछ सिचुएशन बताई, आपके बॉस ने बोला कि हमें ये चीजें चाहिए उसके अंदर, ये क्वालिटीज, ये क्वालिफिकेशंस, ये सब रिक्वायरमेंट है हमें। जैसे सबसे पहला क्या है, पहली रिक्वायरमेंट है कि बी अ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। वो व्यक्ति के पास में 55% नंबर होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। सेकंड है, have post qualification work experience of at least 5 year in the marketing division of an organization। उसके पास में पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी एटलीस्ट 5 साल का, मार्केटिंग डिवीजन के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। अगला, हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% मार्क्स इन द सिलेक्शन इंटरव्यू। जो इंटरव्यू हम लोग कंडक्ट करवाएंगे उसमें एटलीस्ट उसके 40% मार्क्स आने चाहिए। चौथी कंडीशन है, इफ अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मार्केटिंग विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। उसके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए मार्केटिंग का विद एटलीस्ट 60% मार्क, वो भी 60% नंबरों के साथ में। इसके बाद, इन द केस ऑफ कैंडिडेट हु सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन एक्सेप्ट। ये 4 मेन कंडीशन है, ये चारों मेन कंडीशन किसी पर्सन के अंदर है तो ठीक है।
और मान लेते हैं कि इसमें एक दो कंडीशन नहीं है किसी के पास में, जैसे बोला गया बाकी सब है किसी के पास में, लेकिन मान लेते हैं कि सेकंड कंडीशन कोई फॉलो नहीं कर पा रहा है। above but has secured at least 60% marks in the selection examination, लेकिन उसके 60% मार्क्स आए सिलेक्शन एग्जामिनेशन में। द केस इज रेफर टू द वीपी मार्केटिंग, तो हम उस केस को वीपी मार्केटिंग के लिए ट्रांसफर कर देंगे। देखिए अगर चारों कंडीशन किसी में दी है तो वो सेलेक्ट ही हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया, जैसे एज, आप वैकेंसीज निकलती हैं तो एज में रिलैक्सेशन देती है गवर्नमेंट के, ओबीसी को इतना है, एससी एसटी को इतना है ना। ऐसे यहां पर भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है कि अगर जैसे सेकंड कंडीशन अगर कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा है, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसके 60% मार्क्स आए हो सिलेक्शन एग्जामिनेशन के अंदर, तो वीपी मार्केटिंग को यह केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये तो हो गई पहली कंडीशन। फिर आगे क्या बोला गया, थर्ड अबव, अगर मान लीजिए तीसरी कंडीशन कोई फॉलो नहीं कर पा रहा है, हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% मार्क्स इन सिलेक्शन इंटरव्यू, मान लीजिए इंटरव्यू में किसी के 40% नंबर नहीं आए लेकिन बाकी सब चीजें हैं उसके पास में, बट हैज पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 ईयर, लेकिन उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है एज ए डेप्यूटी मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे, द केस इज रेफर टू द जीएम मार्केटिंग, तो इस केस को हम लोग जीएम मार्केटिंग को ट्रांसफर कर देंगे। तो एक बात समझ लीजिए, चारों क्वालिटियां हैं किसी में, सिलेक्शन हो जाएगा। किसी के अंदर अगर सेकंड कंडीशन में कोई कमी है और ये नीचे वाली सिचुएशन फॉलो कर रहा है तो वीपी मार्केटिंग के पास में। थर्ड कंडीशन में कोई दिक्कत आ रही है किसी के, तो वो, लेकिन उसके बाद 3 साल का डेप्यूटी मार्केटिंग मैनेजर का कोर्स उसने कर रखा है, तो जीएम मार्केटिंग को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये सिचुएशन आपको इसके अंदर बताई गई है। नाउ अब यहां पर सबसे पहले आता है आपके सामने प्रोफाइल आई। प्रोफाइल किसकी आई, एग्जाम्पल के तौर पे आई, एग्जाम्पल नंबर 9। निधि अग्रवाल की प्रोफाइल आपके सामने आई है। निधि अग्रवाल सिक्योर्ड 60% मार्क्स इन द सिलेक्शन इंटरव्यू। निधि अग्रवाल ने 60% मार्क्स सिक्योर्ड करे हैं सिलेक्शन इंटरव्यू के अंदर। 40% मार्क्स इन सिलेक्शन एग्जामिनेशन, 40% मार्क्स गेन करे हैं उसने सिलेक्शन एग्जामिनेशन के अंदर। आफ्टर दैट she has been working in the marketing division of an organization for the past 8 years. वो she has been working in the marketing division में काम कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर past 8 year, पिछले 8 सालों से। after completing her post graduate degree, अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करने के बाद में इन मार्केटिंग मैनेजमेंट विद 65% मार्क्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट में करी है 65% मार्क्स के साथ में। शी हैज सिक्योर्ड 59% मार्क्स इन बीएससी, उसने 59% मार्क्स गेन करे हैं बीएससी के अंदर। अब यहां पर सिचुएशन दी गई है ABCDE, क्या कि कैंडिडेट्स इज सबसे पहला है, अगर ये जैसे कंडीशंस आपको देंगे अब आपको एक एक करके क्रॉस चेक करना है। चेक करने के बाद में अगर सब कंडीशन किसी के पास फॉलो हो रही है तो कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, कैंडिडेट को सिलेक्ट कर दिया जाएगा। बी क्या है, कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड, मान लीजिए किसी कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर पा रहा है तो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होगा। सी था केस इज रेफर टू द जीएम मार्केटिंग, था ना, अगर सेकंड कंडीशन कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो जीएम मार्केटिंग के पास भेज दें। और डी क्या है कि केस इज रेफर टू द वीपी मार्केटिंग, केस को वीपी मार्केटिंग के पास भेज दें। और ई बोला गया था कि डेटा प्रोवाइडेड इज नॉट एडुकेट टू टेक अ डिसीजन, मान लेते हैं कि 4 क्वालिफिकेशन बोली गई और उसमें ग्रेजुएशन के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है इस केस में सीवी में, तब हम क्या करेंगे, ये माना जाएगा कि डेटा जो है वो इनएडुकेट है, अधूरा है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां पर डिजाइन किया गया है। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बी इसके लिए बिल्कुल सही है। निधि अग्रवाल फुलफिल ऑल कंडीशंस एक्सेप्ट कंडीशन 4। निधि अग्रवाल सारी कंडीशन फॉलो कर रही है लेकिन चौथी कंडीशन फॉलो नहीं कर पा रही है, बिकॉज शी सिक्योर्ड ओनली 40% मार्क्स इन सिलेक्शन एग्जामिनेशन। उसके पास केवल 40% मार्क्स आ पाए हैं सिलेक्शन एग्जामिनेशन में, बट रिक्वायर्ड परसेंटेज 45%, लेकिन रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी है, 45% है, 45% एटलीस्ट होने चाहिए टू सेलेक्ट इन एग्जामिनेशन टू फुलफिल द कंडीशन।
किसी भी पर्सन को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, 45% मार्क्स एटलीस्ट डिमांड थी कि होने चाहिए, जो कि इसके पास नहीं है। सो निधि अग्रवाल इज नॉट टू बी सिलेक्टेड। निधि अग्रवाल जो है वो सिलेक्शन के मोड पर नहीं जा पा रही है, इसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ये फिर दोबारा से वही सेम है, दोबारा से डायरेक्शंस पढ़ने की नीड नहीं है, आपको सीधे यहां पर क्वेश्चन को पढ़ना है, जिसकी भी प्रोफाइल आई है वो प्रोफाइल। एग्जाम्पल नंबर 10, प्रकाश वर्मा। प्रकाश वर्मा हैज सिक्योर्ड 56% मार्क्स इन बीबीए। बीबीए में 56% मार्क्स आए हैं इनके। ही हैज बीन raking in the past 7 years after completing his postgraduate degree in marketing. ये वर्क कर रहे हैं इन द पास्ट 7 years आफ्टर कंप्लीटिंग हिज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मार्केटिंग में कंप्लीट करने के बाद में विद 62% मार्क्स। ही हैज सिक्योर्ड 62% मार्क्स इन सिलेक्शन एग्जामिनेशन। सिलेक्शन एग्जामिनेशन में इनको 62% मार्क्स मिले एंड 38% मार्क्स इन द सिलेक्शन इंटरव्यू, और 38% मार्क्स मिले हैं इनको सिलेक्शन इंटरव्यू के अंदर। ऑप्शन शुड बी द सेम। फिर दोबारा से प्रीवियस एग्जांपल 9 की तरीके से सेम, फिर दोबारा से ये डायरेक्शंस और ये जो ऑप्शंस है ये हमेशा सेम रहेंगे। हर बार एग्जांपल चेंज हो जाएगा, नई प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी, नया सीवी आ जाएगा। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एज इट इज गिवन इन द कंडीशन सेकंड, यहां पर जो सेकंड कंडीशन दी गई है, कैंडिडेट हैज टू सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% मार्क्स इन द इंटरव्यू। यहां पर बताया गया था कि कैंडिडेट्स के पास में 40% मार्क्स होने चाहिए इंटरव्यू के अंदर, ये बोला गया था साफ साफ इन एन इंटरव्यू। बट प्रकाश वर्मा सिक्योर्ड ओनली 38% मार्क्स, लेकिन प्रकाश वर्मा के पास में केवल 38% मार्क्स हैं इन द इंटरव्यू। बट इफ ही हैज सिक्योर्ड 62% मार्क्स इन द सिलेक्शन एग्जामिनेशन, लेकिन अगर वो 62% यहां पर मार्क्स उसने सिलेक्शन एग्जामिनेशन में पा लिए हैं, सो दैट टाइप ऑफ केस इज रेफर टू द वीपी मार्केटिंग। इसीलिए उस केस को वीपी मार्केटिंग को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। The next example, the next is profile is about Tanya Goyal. Tanya Goyal has been working for the past 4 years as a deputy marketing manager in an organization. After completing her postgraduate diploma in marketing management with 65% marks, she has secured 45% marks in both selection examination and selection interview. She has also secured 58% marks in BCom. Options should be the same. Option फिर दोबारा से वही है. Now look into the solution of this question. According to the question, candidate has post qualification work experience of at least 5 year. बोला गया था अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन के 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग डिवीजन में। बट तान्या गोयल हैज एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर, लेकिन तान्या गोयल के पास में 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। बट शी हैज पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, लेकिन उसके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है ऑफ 4 ईयर एज ए डेप्यूटी मार्केटिंग मैनेजर, लेकिन उसके पास 4 साल का अनुभव है एज ए डेप्यूटी मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे। सो दैट केस इज रेफर टू द जीएम मार्केटिंग। इसीलिए इस केस को हम लोग क्या करेंगे, जीएम मार्केटिंग के पास में ट्रांसफर कर देंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट एग्जांपल इज 12th. द प्रोफाइल इज अबाउट वर्षा सिंह. वर्षा सिंह हैज सिक्योर्ड 59% मार्क्स इन बीए. She has secured 42% marks in the selection interview and 48% marks in selection examination. She has been working in the marketing division of an organization for the past 7 years after completing her post-graduation in marketing.
मैनेजमेंट विद 75% ऑफ मार्क्स। ये ABCDE 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। नाउ लुक इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ए का मतलब हो गया कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड। वर्षा सिंह फॉलोज ऑल रिक्वायर्ड कंडीशन। जो भी कंडीशन, जो भी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, वो सारी ही रिक्वायरमेंट वर्षा सिंह फुलफिल कर रही हैं। जैसे ग्रेजुएट होना चाहिए 59 पर 55 से, तो ये 59 से है ना। 42% मार्क्स सिलेक्शन इंटरव्यू में होने चाहिए, वो भी इनके पास है ना। मतलब जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो सब ये फुलफिल कर रही हैं। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। Now, moving to the next profile. The next example is example number 13. Aniket Kumar. Aniket Kumar has secured 65% marks in BSc. 65% marks आए BSc के अंदर, and 60% marks in post graduate degree, और 60% marks आए post graduate degree के अंदर in marketing management के अंदर. He has also secured 50% marks in both selection examination and selection interview. 50% मार्क्स आए सिलेक्शन एग्जामिनेशन में और सिलेक्शन इंटरव्यू के अंदर। ही हैज वर्किंग इन द मार्केटिंग डिवीजन। वो मार्केटिंग डिवीजन के अंदर काम कर रहा है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फॉर द पास्ट 6 ईयर, पिछले 6 साल से। आफ्टर कंप्लीटिंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन मार्केटिंग, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मार्केटिंग कंप्लीट करने के 6 साल के बाद में उसने अपना काम ये वाला कर लिया है। ठीक है। नाउ look into the solution of this question. Option A is correct answer. Aniket Kumar follows all required conditions, so he is to be selected. अनिकेत कुमार के पास में जितनी भी रिक्वायरमेंट हमको चाहिए, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट ये लड़का फुलफिल ऑलरेडी कर रहा है। इसके पास सारी क्वालिफिकेशंस हैं, दैट्स व्हाई ही हैज टू बी सेलेक्टेड। इसीलिए उसको सेलेक्ट किया जा रहा है। तो ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग के अंदर दो तरीके के क्वेश्चन, एक सिचुएशन बेस्ड और दूसरे एलिजिबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।